हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें अपने न्यूट्रिशन साइंस की जो ब्रांच हम कवर कर रहे हैं उसमें से हमने अपने हृदय से संबंधित जो भी रोग हैं जिसमें से एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया था कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो सभी टॉपिक को हमने कवर किया है। आज की क्लास में हमें उसके जस्ट आगे से शुरुआत करनी है जिसमें हमें यकृत का जो सिरोसिस रोग बताया गया है, लीवर सिरोसिस बताया गया है, इसके बारे में डिटेल्स में अध्ययन करना है। देखिएगा इसमें हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताते जाएंगे, आप लोग उसको समझते जाइएगा और जितने भी यहाँ पे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको जो भी पॉइंट टू पॉइंट बताया जा रहा है उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, आप लोग पीडीएफ मत पूछा करिए कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ को लेकर के लिख लें। आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो बातें समझाई जाएं आप उसको समझते जाइए और उसको खुद से अपने नोट्स में उसको नोट करते जाइए, तब जाकर के आपकी प्रिपरेशन अच्छी से हो पाएगी। देखिएगा यहाँ पे हम बात करें लीवर सिरोसिस यानी कि यकृत का जो रोग बताया गया है, यकृत संबंधी रोग है सिरोसिस। सबसे पहले यकृत से संबंधित जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं वो देखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, शरीर में आपके सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा तो उसमें से लीवर आपको सिलेक्ट करनी। यकृत यानी कि लीवर, इंग्लिश में लीवर कहते हैं और हिंदी में इसको यकृत कहते हैं। यहाँ पे आप यकृत सिरोसिस भी लिख सकते हैं, लीवर यानी कि जहाँ पे भी लीवर लिखा है आप यकृत लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, एक लीवर जो इंग्लिश है और यकृत क्या है, हिंदी है। आगे देखिएगा एग्जाम पूरे यकृत का वजन कितना है, लीवर का वजन कितना होता है। देखिएगा 1.5 kg यानी कि 1.5 किलोग्राम का यकृत होता है। आगे देखिएगा पूछा जाता है कि फैटी लीवर क्या होता है। फैटी लीवर जब फैट या वसा की परत जमने लगती है, किसमें, लीवर में, आपके लीवर में यकृत में जब फैट यानी कि वसा का परत जमने लगता है तो इसी को फैटी लीवर के नाम से जाना जाता है। आपसे फैटी लीवर सिर्फ पूछ सकता है या फिर ये वसा की परत जमना, लीवर में वसा की परत जमना क्या कहलाएगा, तो ऑप्शन में आप फैटी लीवर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आगे देखिए यकृत का रोग जो है वो क्या है, सिरोसिस नामक रोग होता है। इसके कुछ कार्य बताए गए हैं, जो यकृत है उसका कार्य क्या होता है। पहले हमने कहा था ना आपको, पहले यकृत के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए फिर सिरोसिस के बारे में पढ़ना है। तो ये यकृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है और इसके यकृत के कुछ कार्य बताए गए हैं। देखिएगा आपके शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट जाता है तो उसका सबसे सूक्ष्म रूप क्या होता है, ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में हमने इसको आप लोग को एकदम डिटेल्स में बताया है कि कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्म रूप ग्लूकोज शरीर के विभिन्न अंगों तक ऊर्जा का कार्य करने के लिए भेज दिया जाता है। यानी कि शरीर को ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज जिसका सूक्ष्म रूप होता है ग्लूकोज। यही ग्लूकोज रक्त के माध्यम से शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक पहुंच करके ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन कुछ ग्लूकोज की मात्रा जो शरीर को ऊर्जा देने के बाद बचता है, एक्स्ट्रा जो रहता है, उसे यकृत में ही ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है, जिससे कि जब शरीर में ग्लूकोज उपस्थित नहीं होता है ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वही ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज के रूप में फिर से परिवर्तित होता है, तब जाकर के शरीर को ऊर्जा दोबारा देता है। जैसे ब्रेथ वगैरह की समस्या है या फिर किसी भी कारणवश अगर व्यक्ति जो है भोजन नहीं ग्रहण कर पाता है, ऐसी सिचुएशन में उसकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए वही जो पहले से संग्रहित रूप होता है उसी का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में बताया गया है क्लास में भी कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है और ग्लाइकोजन का फिर से ग्लूकोज में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को इसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है रिवाइज करते जाइए। देखिएगा यकृत का कार्य है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह करना। ठीक है, आगे जो यकृत है, लीवर है, वह पित्त रस और यूरिया का निर्माण करता है। इसके साथ ही साथ गर्भावस्था में
शिशु है तो जो शिशु होता है माँ के गर्भ में, उसके शरीर के निर्माण के लिए रक्त का निर्माण करता है। उसके शरीर जब उसका बनता है शिशु का, तो उसके शरीर के रक्त के लिए कौन जिम्मेदार होता है? यकृत होता है। विषाक्त पदार्थ को कम करना, अभी आपने जो है LDL, VLDL, HDL को पढ़ा है, यानी कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में आपने पढ़ा था। तो बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने पढ़ा, तो वहाँ पे भी आपने देखा था कि यकृत ही जो है जिम्मेदार था, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को ही गुड कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित कर रहा था। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बताया जा रहा है कि विषाक्त पदार्थों को भी कम करने का कार्य कौन कर रहा है? यकृत कर रहा है। आगे, रक्त में जो बिलिरुबिन की मात्रा होती है उसे रक्त से अलग करता है। कौन करता है? यकृत करता है। इतना समझ में आया? ये हो गया यकृत से संबंधित जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट पुटअप किए जाते हैं, उसे आपको एक जगह पे रख के बता दिया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, लीवर स्कोर पूछा जाता है कि लीवर स्कोर होता क्या है। अभी आपने जो हार्ट वाले टॉपिक में भी पढ़ा कि हार्ट में भी ये स्कोर समस्या आ रही थी, उसी हिसाब से जो लीवर में बताया गया है। स्वस्थ ऊतक पर वसी ऊतक का आना, जब आपके शरीर की जो ऊतक है, कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? ऊतक का होता है। उसी ऊतक पे जो स्वस्थ ऊतक है उस पे वसा की परत जम जाना ही क्या कहलाता है? लीवर स्कोर कहलाता है। लीवर स्कोर क्यों कहा गया? यानी कि लीवर में जो ऊतक है जिससे बना हुआ है, उस पे जब ये वसी ऊतक आ जा रहा है तब वो क्या है? लीवर स्कोर कहलाता है। आगे बताया कि लीवर की विकृत की अवस्था, यानी कि जब लीवर में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो वहाँ से लेकर के लास्ट स्टेज तक, यानी कि नॉर्मल से एक स्वस्थ लीवर है, वहाँ से एकदम बेकार लीवर, यानी कि जब आपके शरीर के लिए उपयोग करने लायक वो लीवर रह ही नहीं गया है, इसके बीच में कितने स्टेप होते हैं, कितनी समस्याएं किस प्रकार से होती हैं, इसके बीच में किस स्टेज में आप सुधार कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। देखिए, इसका सीक्वेंस आपके एग्जाम में अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। इसमें हिंदी भी दिया गया होता है और इंग्लिश भी दिया गया होता है, लेकिन हिंदी उतना नहीं पूछा जाता है, इंग्लिश को जितना प्रेफरेंस दिया जाता है। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हेल्दी लीवर है, यानी कि एक स्वस्थ लीवर है मान लीजिए आपके पास। इसके बाद है फैटी लीवर, जब उसमें वसा की परत जमने लग रही है। उसके बाद है लीवर फाइब्रोसिस, इसमें जो है जो फाइबर की तरह ही रेशेदार परत दिखाई दे रही, किसकी? वसा के ही परत जमने लगते हैं, उसमें रेशेदार उसमें दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके बाद सिरोसिस नामक समस्या हो रही है। ये जो सिरोसिस नामक समस्या है ये चौथी स्टेज होती है। स्वस्थ को अगर लेंगे तो ये चौथी स्टेज होती है, अगर स्वस्थ लीवर को छोड़ देते हैं तो ये तीसरी स्टेज होती है। तो इस प्रकार से जो सिरोसिस वाली समस्या है, लीवर फाइब्रोसिस के बाद इस स्टेज में लीवर सिरोसिस, जब सिरोसिस की समस्या आपकी बॉडी में होती है, लीवर में होती है, ऐसे स्टेज में अगर आप जो लीवर ट्रांसप्लांटेशन का कार्य करते हैं, यानी कि यकृत को परिवर्तित करके दूसरा ऑपरेशन के थ्रू दूसरा यकृत अगर जुड़वा सकते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये आगे और भी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, जिसमें आपको जो है हिपेटोसेलुलर और सेर्सिनोमा ये समस्या देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है हिपेटोसेलुलर में कि आपका जो लीवर है वो सड़ने जैसा लगता है, सड़ जाता है, और इसमें जो है छिद्रनुमा पूरे पार्ट दिखाई देते हैं। जहाँ ये रेड कलर का था वहीं पे अब ये जो है एकदम ब्राउन कलर का दिखने लगता है। ये यानी कि शरीर के लिए उपयोगी नहीं रह जाता है, इसमें सड़न सी पैदा होने लगती है। इसीलिए बताया गया कि इसे जो है सिरोसिस की अवस्था में ही लीवर जो है ट्रांसप्लांटेशन का कार्य कर देना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन का कार्य कब किया जाना चाहिए, किस स्टेज में किया जाना चाहिए। जो सिरोसिस नामक समस्या है, जब बॉडी में ये समस्या देखने को मिले तो ऐसा कर देना चाहिए, ट्रांसप्लांटेशन का कार्य कर देना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लीवर सिरोसिस है ये कब हो रहा है बॉडी में। तो पहले इसका आप प्रकार देख लीजिए कि सिरोसिस कितने प्रकार के हो रहे हैं और किसके कारण हो रहे हैं, कौन से ऐसे वजह हैं जिसके कारण बॉडी में सिरोसिस हो रहा है। उसके बाद उसके लक्षण की हम बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे सिरोसिस के जो प्रकार बताए गए, इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार बताए गए। एक है एल्कोहलिक और दूसरा है नॉन एल्कोहलिक। एल्कोहलिक का मतलब होता है कि हमारा लीवर अगर डैमेज हो रहा है तो ऐसा कुछ खाद्य पदार्थ है, जैसे
एल्कोहल, एल्कोहल जो है, एल्कोहल से संबंधित शराब, मदिरा पान, ऐसे अगर कोई भी खाद्य पदार्थों का आप सेवन करते हैं, इसकी वजह से अगर आपके लीवर पे इफेक्ट पड़ रहा है तो उसे एल्कोहलिक सिरोसिस कहते हैं। इसे ALC से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये किसके वजह से हो रहा है? एल्कोहल का सेवन करने से। और इसके साथ ही साथ हेपेटाइटिस B व C, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये इसके हेपेटाइटिस के प्रकार होते हैं। हेपेटाइटिस क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में पीलिया नामक रोग होता है, पीलिया हो जाने के बाद अगर आप उसका उपचार नहीं करते हैं तो वो हेपेटाइटिस जैसा जो है समस्यात्मक रूप ग्रहण कर लेता है। तो यही है कि एल्कोहलिक यानी कि जब आप एल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर बॉडी में हेपेटाइटिस B और C नामक समस्या होती है तो ऐसे समस्या से उत्पन्न होने वाले लीवर में सिरोसिस को एल्कोहलिक सिरोसिस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरा है नॉन एल्कोहलिक। नॉन एल्कोहलिक को NaLC से डिनोट करते हैं। नॉन एल्कोहलिक का मतलब है कि यहाँ पे बिना एल्कोहल का प्रयोग किए हुए भी बॉडी में जो है सिरोसिस नामक समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें हैं देखिएगा। मोटापा हो रहा है, अगर बॉडी में मोटापा हो रहा है, अधिक वजन एकाएक बढ़ जा रहा है या फिर एकाएक वजन अगर घट भी रहा है तो भी ये समस्या होती है। उच्च रक्तचाप हो रहा है, हमने आपको पहले ही बताया कि बॉडी में अगर मोटापा आ रहा है तो मोटापा की वजह से ही ढेर सारे रोग देखने को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे मोटापा हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया और इसके साथ ही साथ ये समस्या जो है आनुवांशिकता में भी देखने को मिलती है। इसके बाद है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। जब ये समस्या उत्पन्न होती है तो नॉन एल्कोहलिक सिरोसिस नामक समस्या देखने को मिलती है। तो ये हो गया दो मुख्य रूप से आपके सिरोसिस के प्रकार, एग्जाम में पूछे गए हैं कि एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक। ठीक है, अब आगे ये देखिएगा कि अगर आपकी बॉडी में लिवर सिरोसिस नामक समस्या उत्पन्न हो रही है, ये रोग हो रहा है, तो इसका लक्षण क्या होगा, आप कैसे पता कर सकते हैं कि सिरोसिस नामक समस्या हो गई है। देखिएगा इसमें लक्षण में मस्तिष्क अस्वस्थता, यानी कि आपका जो माइंड है, मस्तिष्क है, वो उतने स्वस्थ रूप से रह करके कार्य नहीं करता है। मस्तिष्क में अस्वस्थता देखने को मिलती है। अनिद्रा, आपको नींद नहीं आएगी। इंसुलिन बढ़ना, बॉडी में इंसुलिन बढ़ जाती है। इसके बाद है आँख, शरीर व मूत्र, यानी कि आँखों में भी, मूत्र में भी या फिर शरीर के विभिन्न अंगों में भी आपको पीलापन देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ त्वचा पर मुहासे देखने को मिलते हैं। थायराइड व किडनी, थायराइड ग्रंथि जो है वो कार्य करना बंद करने लगती है, अवरुद्ध होने लगता है उसकी क्रियाविधि। और इसके साथ ही साथ किडनी, थायराइड ग्रंथि का, किडनी का, इनकी क्रियाविधि अवरुद्ध होने लगती है। ऐसी समस्या अगर बॉडी में देखने को मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में लीवर सिरोसिस जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ये हो गए इसके कुछ लक्षण बताए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ और भी आपको बताए जा रहे हैं लक्षण। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है कि अगर बॉडी में लीवर सिरोसिस नामक समस्या हो रही है तो उसका क्रम अरेंज करने के लिए कि एक समस्या के बाद किस प्रकार से नॉर्मल समस्या से क्रिटिकल कंडीशन में व्यक्ति आ जाता है, नॉर्मल से एकदम क्रिटिकल में। तो यहाँ पे जो है नॉर्मल से लेकर के मृत्यु की अवस्था तक, यानी कि अगर लीवर सिरोसिस नामक समस्या से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो इसके बीच के पूरे प्रोसेस को बताया गया है। यहाँ पे ढेर सारे जितने प्रोसेस है वो सभी बताए गए हैं आपको, लेकिन एग्जाम में ये सभी ना दे करके कुछ ही आपको देगा, लेकिन वो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे नंबर वाइज आप इसको नोट भी करते जाइएगा। सिरोसिस के क्रम में सबसे पहला है कि थकान व कमजोरी, बॉडी में आपको थकान व कमजोरी महसूस होगी। पाचन तंत्र में विकार देखने को मिलता है, आपका जो पाचन तंत्र है वो पूरी तरह से कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाता है। पाचन तंत्र में जो घाव वगैरह भी देखने को मिलता है। जो भी खाद्य पदार्थ आप ग्रहण करते हैं उसकी पाचनशीलता जो है कम हो जाती है। ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद है वजन कम और भूख की कमी, भूख में कमी होगी। और नॉर्मल सी बात है, अगर कि भूख में कमी हो रही है, आप खाद्य पदार्थ को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो आपका वजन भी कम हो जाएगा। इसके बाद यौन इच्छा की कमी, जो वयस्क लोग हैं अगर उनमें ऐसी समस्याएं देखने को मिले उसमें यौन इच्छा की भी कमी देखने को मिलती है। इसके बाद है पीलिया नामक समस्या हो रही है, पीलिया रोग हो रहा है। इसके बाद बुखार, बुखार ऐसा हो रहा है जिसमें
कपकपी के साथ जैसे मलेरिया रोग हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से जो भी बुखार आपको हो रहा है उसमें ठंड लग रही है, आपको कपकपी के साथ बुखार हो रहा है। इसके बाद त्वचा पर खुजली हो रही है, नीले धब्बेदार त्वचा, आपके त्वचा पर धब्बे पड़ रहे हैं, वो भी नीले रंग के, नीले धब्बेदार त्वचा हो जाती है। पेट पर लाल लकीरें देखने को मिलती हैं, पैर में सूजन, शरीर के निचले हिस्से में पानी भरना, पेट वगैरह है आपका, पेट में निचले हिस्से में पानी एकत्रित होने लगता है, जिसे ओडिमा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि ओडिमा क्या होता है, शरीर में जल का एकत्रित होना ही ओडिमा कहला रहा है। वही बताया, शरीर के निचले हिस्से में पानी का भर जाना, जल एकत्रित होना ओडिमा कहलाता है, ठीक है। यहाँ से अलग से भी ये ओडिमा को ही क्वेश्चंस में पुटअप किया जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक। आगे है कि स्मृति हानि में भ्रमित होना, कोई भी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपकी स्मृतियाँ जो है याद नहीं है, कोई भी चीज़ें आप भ्रमित हो जा रहे हैं कि चीज़ें हैं, ऐसा है कि नहीं है, इससे भ्रमित हो जाते हैं आप किसी बात को लेके। इसके बाद है अनियमित मासिक धर्म, अगर महिला वर्ग में ऐसी समस्या हो रही है तो मासिक धर्म जो हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है उसमें अनियमितता देखने को मिलती है, कंटिन्यूटी नहीं देखने को मिलती है टाइम टू टाइम पे। इसके बाद है पुरुषों में सीने में दर्द होने लगता है, ऐसी समस्या बताएगी। इसके बाद रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बन रहा है, जब रक्त का थक्का बनेगा तो इसकी वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। जैसे आपके बॉडी में ये बताया गया था कि ब्लड सर्कुलेशन जब हो रहा है तो जो उसमें वेस्ट मटेरियल हैं वो हार्ट तक पहुंच रहे हैं, उसको प्योरीफाई करने के बाद फेफड़े के द्वारा जब प्योरीफाई हो जाता है वो आपके हार्ट में जाता है, वहाँ से पंप करने के बाद शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक पहुँचाया जाता है। लेकिन जब ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाएगा थक्का बनने के बाद, तो बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल उसमें हैं, ब्लड के वेस्ट मटेरियल हैं, बॉडी के नहीं पूरे ब्लड के जो वेस्ट मटेरियल हैं वो पूरी तरह से जो है फेफड़े तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसका प्योरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो इससे क्या होता है कि ब्लड एकत्रित होने लगता है और जो वेस्ट मटेरियल है इसकी वजह से देखने को मिलता है कि रक्त में जहर एकत्रित होने लगता है। वही वेस्ट मटेरियल जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, वो सारी चीज़ें जो है रक्त में एकत्रित होने लगती हैं और लास्ट में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक की क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है। अब मृत्यु हो जा रही है अगर पेशेंट की, तो इससे बड़ी क्रिटिकल कंडीशन कोई हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से बताया गया कि सिरोसिस के क्रम में ये एक सीक्वेंस है, आपको ये समस्याएं बताई गई हैं। थकान व कमजोरी, पाचन तंत्र में विकार, भूख कमी, वजन कम, यौन इच्छा कमी, पीलिया, बुखार, त्वचा पर खुजली, नीले धब्बेदार त्वचा, पेट के लाल लकीरें, पैर में सूजन, शरीर के निचले हिस्से में पानी एकत्रित होना, स्मृति हानि होना, अनियमित मासिक धर्म, पुरुषों में सीने में दर्द, रक्त का थक्का बनना और इसके बाद रक्त में जहर एकत्रित होना और लास्ट में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये हो गया आपके लीवर सिरोसिस के क्रम बताए गए हैं, ठीक है। आगे देखिएगा कि ये जो लीवर सिरोसिस नामक समस्या अगर किसी व्यक्ति को हो रही है, नॉर्मल जो आपको यहाँ पे लक्षण बताए गए, अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो है व्यक्ति को, आप यहाँ न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रहे हैं तो न्यूट्रिशन साइंस में दवाओं को ज़्यादा ना लेकर के हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात करते हैं, पोषण की बात करते हैं। तो इसी बात को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि अगर व्यक्ति को लीवर सिरोसिस नामक समस्या है तो ऐसे सिचुएशन में किस प्रकार के खाद्य पदार्थ को प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिएगा एक पॉइंट और भी आप लोग कि सिरोसिस में किस प्रकार के आहार प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिएगा, जमने वाली वसा का कम सेवन, ये बातें आपको जो है हार्ट की जो समस्या बताएगी उसमें भी आहार में बताया गया था आपको कि जमने वाली वसा का सेवन कम करना है, क्योंकि हार्ट में आपने देखा था कि ब्लड क्लॉटिंग होने लग रही है, आपकी जो रक्त की नलिकाएं हैं वहाँ पे समस्या देखने को मिलने लगती है और उसके आंतरिक परत में जो है फैट एकत्रित होने लग रहा था। उसी प्रकार से इसमें लीवर में भी वही समस्या बताई गई है कि जो जमने वाली वसा है आपके लीवर में जा कर के जमने लगती है। तो इसका नॉर्मल सा मतलब है कि आपकी बॉडी के लिए जमने वाली वसा जो है बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा तो है आपके शरीर के लिए, लेकिन ये जितना ही अच्छा है उतना ही हानिकारक भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप घी ना खाइए, डालडा, वनस्पति तेल ये सब मत खाइए, ऐसा नहीं है, आपके शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसकी मात्रा अधिक होने पे आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक भी होता है। इसलिए देखिएगा यहाँ पे जमने वाली वसा का कम सेवन, सोयाबीन, मूंगफली का तेल, ये सब का सेवन करना चाहिए अपने खाद्य पदार्थों में। इसके साथ साथ सोडियम को बंद कर देना चाहिए, कार्बोज के पॉलीसैकेराइड्स रूप को देना है।
यहाँ पे जो है कार्बोज के पॉलीसेकेराइड ग्रुप को जब आप देंगे तो वो चीज़ जो आपको शरीर में जो है धीरे धीरे पहुँचती हैं, एकाएक नहीं पहुँच जाती हैं, ठीक है। वो धीरे उनको पाचन करने में टाइम लगता है। इस प्रकार से आगे डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ को रोक देना। जो भी खाद्य पदार्थ आपको डिब्बाबंद में प्राप्त हो रहे हैं, मार्केट में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो आपको उपलब्ध हैं खाने के लिए, उन सब का जो सेवन आप कर रहे हैं उनको बंद कर दीजिए। इसके बाद है विभिन्न पेय पदार्थों को देना। विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों जैसे विभिन्न प्रकार के फलों के जूस वगैरह हो गए, दाल के जूस हो गए, सूप वगैरह हो गए, ये सब आपके इस रोग में बहुत ही लाभदायक होते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सभी पेय पदार्थ आप दें, जैसे कि कार्बोनेटेड पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए जब भी बॉडी में लीवर सिरोसिस जैसी समस्या देखने को मिले तो ऐसे सिचुएशन में कार्बोनेटेड पेय पदार्थ को भी बंद कर देना चाहिए। इसके बाद मांस, दूध और क्रीम युक्त यानी कि जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, छाछ, दही, दूध में जिसमें मलाई वगैरह पड़ी हुई है, क्रीम लगी हुई है, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब का भी सेवन जो है बंद कर देना चाहिए। तो ये हो गया आपके जब लीवर में जो है सिरोसिस नामक समस्या हो रही थी, तो ऐसे सिचुएशन में इस प्रकार से ही खाद्य पदार्थों को ही देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने आपको लीवर सिरोसिस से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट पे अगर समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको जो है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जा करके जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।